सरकार के काम से खुश नहीं थे, वे सिर्फ रवीश कुमार के प्राइम टाइम देखा करते थे। रवीश कुमार किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। अभी भी चैनल से रिजाइन देने के बाद भी एक सेलिब्रिटी की तरह लोग से सिर्फ सरकार की बुराई सुनने के लिए एनडीटीवी चैनल खोल कर बैठ जाते थे। सर, जो चैनल पीएम मोदी के पक्ष में कार्यक्रम करते हैं उन पत्रकारों को गोदी मीडिया का उपनाम दे दिया, जो बिल्कुल नरेंद्र मोदी के टाइटल से मिलता जुलता नाम है, मोदी गोदी। नमस्कार, मैं बलभद्र श्रीवास, एनटीवेब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जब मेरा हिंदी दैनिक वेबसाइट एनटीवेब न्यूज़ 30 अप्रैल 2023 के दिन आर्थिक कारणों से बंद हो गया, मैं पूरी तरह से टूट गया था। लाखों खर्च करके और विज्ञापन देकर भी मेरे न्यूज़ वेबसाइट के लिए एक भी सब्सक्राइबर नहीं बना पाया, जबकि मेरे न्यूज़ वेबसाइट में नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, फिल्म, बिजनेस, साइंस सभी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ जनता के लिए ऑनलाइन फ्री में उपलब्ध था। मैं हैरान भी था और दुखी भी। किसी ने मुझे यूट्यूब में चैनल बनाने का सलाह दिया और बोला, चैनल ऐसे बनाना कि रवीश कुमार की तरह एक ही दिन में लाखों सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर लें। मैंने कहा, अरे भाई साहब, मैं लाखों खर्च करके एक पाठक नहीं ढूंढ पाया हूँ, मिलियन में सब्सक्राइबर कहाँ से लाऊंगा। मैंने उनसे पूछा, जानते हो रवीश कुमार कौन है? गूगल में टाइप करोगे हु इज़ नंबर 1 जर्नलिस्ट इन इंडिया, तो गूगल 5 आदमी का नाम दिखाता है। अर्णव गोस्वामी, राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, विक्रम चंद्र और बरखा दत्त। तीसरे नंबर पे आता है रवीश कुमार का नाम। पत्रकारिता जगत में रवीश कुमार एक ईमानदार पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं। बहुत से पत्रकार हैं भारत में, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, स्वर्गीय विनोद दुआ, लेकिन ईमानदारी का लेवल एक ही पर लगा हुआ है, वह है रवीश कुमार पर। इस स्तर पर आने के लिए रवीश कुमार ने बहुत मेहनत की है। इन्होंने स्कूल कॉलेजों पर कार्यक्रम किए, रिक्शा चालकों के साथ छोटी सी झुग्गी टाइप जगह में बैठकर दाल भात खाई, निकल पड़ते थे कहीं पब्लिक के भीड़ में, तो कभी उत्तर प्रदेश में चुनावी कैंपेन दिखाने लगते। एक समय ऐसे आया कि रवीश की स्टूडियो से, यानी एनडीटीवी की स्टूडियो से बीजेपी सरकार के कामकाज पर गंभीर समीक्षात्मक या यूँ कहो आलोचनात्मक प्रोग्राम होने लगे। जो लोग सरकार के काम से खुश नहीं थे, वे सिर्फ रवीश कुमार के प्राइम टाइम देखा करते थे। उनके दिल को तसल्ली मिलती थी, कोई तो है हमारी बात को रख रहा है। रवीश कुमार धीरे धीरे ईमानदार पत्रकार के रूप में विख्यात हो गए भारत में। सबसे बड़ी उपलब्धि रवीश कुमार ने दी पूरी पत्रकारिता जगत को, गोदी मीडिया शब्द की खोज करके। एक ऐसा निंदात्मक शब्द, फेक न्यूज़, झूठी खबर फैलाने वाले मीडिया पत्रकार की पहचान के लिए ये गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया का उपयोग करके फेक न्यूज़, झूठी खबर फैलाने वाले के लिए ये एक गाली है, निंदक शब्द है। रवीश कुमार ने इस शब्द को गढ़ा और पूरी दुनिया को प्रचारित किया। आज जन जन गोदी मीडिया के नाम का मतलब समझती है। जिन टीवी चैनल या समाचार को रवीश गोदी मीडिया का नाम देते हैं, उन चैनलों के नाम है सर्वप्रथम रिपब्लिक टीवी भारत, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, आज तक, एबीपी न्यूज़, दूरदर्शन न्यूज़, इंडिया टीवी। एक चैनल रिपब्लिक टीवी भारत रवीश कुमार के अनुसार गोदी मीडिया की कैटेगरी में आता है। इसके सह संस्थापक हैं अर्णव गोस्वामी। आज जो लोग एनडीटीवी और रवीश कुमार को ईमानदार मानते हैं, वही लोग अर्णव गोस्वामी को गोदी मीडिया से भी नवाजते हैं। रवीश कुमार ने कई बेसिक विषयों को अपने प्रोग्राम में उठाया, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में और महंगाई के वृद्धि पर, बेरोजगारी पर, नोटबंदी के नकारात्मक प्रभाव को बखूबी जनता के सामने लाया। इन्हीं सब कारणों से लोग रवीश कुमार से जुड़ने लगे, क्योंकि विपक्ष कमजोर हो चुका था उस समय। बाकी चैनल सरकारी चालीसा गाने में व्यस्त थे, एकमात्र रवीश कुमार का चैनल ही था जो जनहित की खबरों को उठा रहा था, या कहूँ रवीश कुमार गरीब जनता के आवाज बन रहे थे, क्योंकि सरकार की कमियों को उजागर करना पत्रकारिता का मूल स्वभाव है। आम लोगों के लिए आवाज़ उठाने के कारण और लोगों की बुनियादी ज़रूरत की अनदेखी को अपने प्राइम टाइम में स्थान देने के कारण रवीश कुमार जन जन के नायक बन गए थे। पूरा विपक्ष है एक तरफ और रवीश कुमार एक तरफ। एंकरिंग में ज़बरदस्त बैलेंस दिखाई देती थी उनकी।
यह भारत के पहले पत्रकार हैं जिनको लोग सुनना चाहते थे, अभी भी चाहते हैं। जबरदस्त फैंस फॉलोअर हैं। रवीश कुमार किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है अभी भी। चैनल से रिजाइन देने के बाद भी एक सेलिब्रिटी की तरह लोग मानते हैं रवीश कुमार को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। फैंस फॉलोअर बढ़ते गए और रवीश कुमार की तलखी सरकार से बढ़ती गई। रवीश कुमार पत्रकारिता करते करते उपदेशक बन गए और उनको लगने लगा कि सरकार उनसे भय खाती है। उनके सवालों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। लोग रवीश के मुख से सिर्फ सरकार की बुराई सुनने के लिए एनडीटीवी चैनल खोल कर बैठ जाते थे कि देखें आज रवीश कुमार सरकार की तेल कैसे निकालते हैं। रवीश कुमार सरकार की कमियों की आलोचना ही नहीं करते थे, बल्कि कभी कभी ऐसी टिप्पणी भी कर देते थे जो रवीश कुमार के इमेज के विपरीत होता था। कभी कहते थे कॉलेज मत पढ़ो, बर्बादी है। कभी कहते हैं कि टीवी मत देखो, आप गुमराह हो जाओगे। फिर अपने आप को कहते कि मैं 0 टीआरपी का पत्रकार हूँ। सरकार से इतनी नाराजगी कि उनके अनुसार जो चैनल पीएम मोदी के पक्ष में कार्यक्रम करते हैं उन पत्रकारों को गोदी मीडिया का उपनाम दे दिया, जो बिल्कुल नरेंद्र मोदी के टाइटल से मिलता जुलता नाम है, मोदी गोदी। रवीश की यह लड़ाई इतनी गंभीर हो चुकी थी कि कई बीजेपी के नेता उनके प्रोग्राम में आने से कतराने लगे। इन सबके बावजूद आम लोगों को रवीश पसंद थे और अभी भी उनके यूट्यूब को लोगों ने 40 लाख तक पहुंचाया है। दूसरी तरफ बहुत से पत्रकार हैं, रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे ही देख लो, मेरा न्यूज़ वेबसाइट पैसों के अभाव में और सब्सक्राइबर नहीं मिलने से बंद हो गया। इस मामले में रवीश भाग्यशाली हैं, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है अभी भी। और एक दिन एनडीटीवी को अडानी ग्रुप एएमजी ने अधिग्रहण कर लिया। इस घटना ने रवीश कुमार के गुस्से को और प्रज्वलित कर दिया। करण थापर को दिए इंटरव्यू में रवीश कुमार कहते हैं, 19 दिसंबर का ये इंटरव्यू है, वायर में प्रकाशित हुआ था, आप इतने वर्षों मुझे खरीदने में सफल नहीं हुए, इसलिए आज आपने अधिग्रहण का रास्ता अपना लिया। सरकार से कहते हैं, जिस तरह से मैं देखता हूँ करण, मुझे बेरोजगार करने के लिए सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए दांव पर लगाए गए हैं। इस पैसे से उत्तर प्रदेश और बिहार में हजारों लड़के लड़कियों को रोजगार मिल सकता था। ये बात कही है रवीश कुमार ने। इसका मतलब मोदी सरकार सचमुच में रवीश कुमार से डर गई थी क्या? सरकार अपना सारा ध्यान अपने काम काज में ना लगाकर एक पत्रकार को खरीदने में लगा रही थी। वैसे मोदी सरकार पर मंत्रियों को खरीदने का आरोप लगते हैं, तो रवीश कुमार ने यह क्यों नहीं बताया करण थापर को कि कितने करोड़ रुपयों का ऑफर इनको दिया गया था और किसने दिया था, जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के लोगों का रोजगार मिल सकता था। करोड़ों रुपए रवीश कुमार ने ठुकरा दिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, रवीश कुमार एक जर्नलिस्ट भूमिका से हटकर आलोचनात्मक लड़ाई को व्यक्तिगत लड़ाई में बदल चुके थे। अब पीछे लौटना इनके लिए संभव नहीं था। तो क्या आप भी मानते हैं कि सिर्फ रवीश कुमार को बर्बाद करने के लिए अडानी ग्रुप ने करोड़ों रुपए लगाए होंगे? अगर उनको रवीश को बर्बाद ही करना था तो प्रणय राय को विश्वास में लेकर कर सकते थे। करोड़ों रुपये बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? जैसे अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी को उनके मालिकों ने निकाल दिया। मैं रवीश की इस बात से सहमत हो सकता हूं कि बीजेपी सरकार रवीश से और एनडीटीवी से परेशान थी। प्रणय राय के ऑफिस में, घर में सीबीआई का रेड इस बात का इशारा करते हैं। इतनी परेशानियों के बावजूद प्रणय राय रवीश कुमार के साथ हर कदम पर साथ देते रहे। अगर आज रवीश कुमार का नाम है, शोहरत है, तो उसके पीछे प्रणय राय का भरपूर सहयोग, समर्थन है, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रणय राय पत्रकार से ज़्यादा अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और कई डिग्रियां हैं उनके पास। वो जितने बड़े पत्रकार हैं उससे ज़्यादा बिजनेसमैन हैं। रवीश कुमार का यह आरोप कि उन्हें बेरोजगार करने के लिए चैनल को अडानी ने खरीदा, यह पूर्ण सत्य नहीं है। हाँ, आंशिक सत्य हो सकता है। अगर पूर्ण सत्य होता तो फिर अंत में प्रणय राय अपने बचे हुए शेयर बेचने के लिए राजी क्यों हो गए?
अडानी ग्रुप का एनडीटीवी को खरीदना एक संयोग है या फिर राजनीतिक दांव, लेकिन इसके लिए मौका दिया स्वयं एनडीटीवी के मालिक प्रणय राय ने। प्रणय राय और उनकी पत्नी राधिका राय ने 2009-10 में एक सौदा किया था, जिसके परिणाम स्वरूप एनडीटीवी को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन एक बात यह भी सत्य है, अगर एनडीटीवी की लड़ाई और रवीश की सरकार विरोधी इमेज नहीं होती तो यह सौदा होता जरूर, मगर अभी नहीं होता, और हो सकता है प्रणय राय एनडीटीवी के मालिक बने रहते। अगर यह व्यापारिक सौदा था तो क्यों रवीश कुमार ने यह आरोप लगाया कि उनके पत्रकारिता कैरियर को बर्बाद करने के लिए यह सब किया गया? मुझे पता चला कि सन 2009-10 में प्रणय राय और उनकी पत्नी की कंपनी RRPR ने एक कंपनी VCPL से 403.85 करोड़ का लोन लिया था। VCPL प्राइवेट कंपनी ने प्रणय राय को इतनी बड़ी रकम का लोन दिया, वह भी बिना ब्याज के। जब VCPL ने दरियादिली दिखाई, बिना ब्याज के लोन दिया, तो प्रणय राय ने भी उतने ही ईमानदारी से VCPL को अपनी कंपनी RRPR में 99.9% की हिस्सेदारी का अधिकार दे दिया। कहानी की शुरुआत इसी अधिकार से शुरू होती है, जो स्वयं प्रणय राय और राधिका राय ने VCPL कंपनी को दी थी। अब इसे रवीश का बुरा दिन कहें या एक बिजनेस व्यापार, अडानी के मीडिया हाउस AMG ने VCPL को ही खरीद लिया। VCPL को खरीदने के साथ जो अधिकार 99.9% हिस्सेदारी का प्रणय राय की कंपनी ने दिया था, उसी का प्रयोग करते हुए अडानी की कंपनी ने प्रणय राय की कंपनी से 99.5% शेयर या उसकी हिस्सेदारी प्राप्त कर ली। यह एक सिंपल बिजनेस है अगर इस दृष्टि से देखें तो। हाँ, इसमें राजनीति जरूर है, मगर यह मौका दिया स्वयं प्रणय राय ने। अब बाल की खाल निकालने वाले पत्रकार रवीश कुमार ने इस तथ्य को नहीं बताया। दूसरे को गोदी मीडिया से नवाजने वाले रवीश कुमार को इस तथ्य को जरूर बताना चाहिए था, मगर उन्होंने इस घटना को, एक सौदे को अपने त्याग पत्र से जोड़ दिया ताकि लोगों की सहानुभूति मिल सके। क्या रवीश इस तथ्य से इनकार कर सकते हैं कि VCPL से प्रणय राय की कंपनी ने, जो RRPR ऐसा कुछ है, करोड़ों रुपए उधार नहीं लिए थे? आज नहीं तो कल इस तथ्य से पर्दा हटेगा ही। सरकार विरोधियों को परेशान करती है, सर्वविदित है, मगर पत्रकारिता में दोनों तरह की फैक्ट को रखने चाहिए, जो मेरे हिसाब से रवीश ने नहीं रखा, और एक साधारण व्यापारिक सौदे को अपनी स्टोरी से जोड़ दिया। आप बने रहिए एंटीवेब न्यूज़ चैनल के साथ। आगे किसी और सब्जेक्ट पर राजनीति में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।